जे व्यक्ति के अब Yes, we start today's problem solving session. I think, yeah, we can start now.
Okay, so let us so let us go to the outline of today's problem solving session. So here they will discuss about electrostatic energy of discrete charge configuration, electrostatic energy of continuous charge distribution, and then we will talk about the little bit of method of images, and then we will solve some questions on Laplace and Poisson equation. So to start, uh, first, first we should know what is the electrostatic energy. So it's the energy that is equal to the work done by you to bring a charge from point A to B inside the electromagnetic field. So let us say, here you can see that W is equal to F dot dl. That means there is a force F that is due to the electric field E, which is then which you then multiply with the displacement, and then you get the total work done. So this is the total work done, and where the and this total work done is can be written as the function of potential. And so here we can see that the potential is related to the electric field like this, where VB minus VU is equal to minus A to B E dot dl. अब इस इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वर्क डन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q1। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो एक चार्ज है Q1, उसके अलावा एक और चार्ज है Q2 जो पॉइंट B पे है, लेकिन हम उसे इन्फिनिटी से एक पॉइंट R तक लेके आते हैं Q2 चार्ज को, और उस पे फिर हमें यह ज्ञात करना है कि पूरे इस दोनों चार्ज की वजह से, इस दोनों आवेश की वजह से, उस इन दोनों सिस्टम में जो निहित विद्युत इस तरीके विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक आर डिस्टेंस पर अगर मान लें हमारे पास दो चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2, और ये दोनों आर डिस्टेंस पर हैं। इसका मतलब सबसे पहले Q1 की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², आर कैप, जहाँ पे आर कैप इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड है, और ये इन दोनों चार्जों के बीच की लाइन है। अब हम कह रहे हैं कि इस चार्ज को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं डीएल डिस्टेंस। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो होगा जो फोर्स है एफ और द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास चार्ज Q2 है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है चार्ज Q1 की वजह से। तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R², आर कैप। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल फोर्स होगा वो होगा टोटल चार्ज की टोटल फोर्स हमें मिल गया है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इंटू आर कैप इंटू द डिस्टेंस dl। तो हमें यहाँ से ये मिल गया, लेकिन हमें पता है कि
जो डीएल डिस्टेंस है वो खुद भी डी आर एक स्मॉल डिस्टेंस है, डी आर यहाँ से यहाँ तक की, और ये डिस्टेंस डी आर है, और ये भी उसी दिशा में है जिस दिशा में फोर्स काम कर रहा है। तो डी आर आर कैप हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक मान लीजिए एक चार्ज की वजह से दिया है, और उसमें हम एक चार्ज Q2 को मूव करा रहे हैं डी आर डिस्टेंस, तो जो हमने काम किया है वो है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² आर डॉट, और हमें पता है कि जो हमने मूवमेंट करी वो डी आर डॉट है, तो ये हमें मिल गया Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² डी आर। मान लीजिए हम ये मूवमेंट कर रहे हैं ए से बी पॉइंट तक, मतलब हम जा रहे हैं इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक। इससे हमें ये पता चलता है कि इसको सॉल्व करने पे जो कार्य किया होगा वो होगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r लिमिट ए टू बी। तो पॉइंट ए टू बी, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू ए से बी जाने में कार्य किया गया हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/r A माइनस 1/r B। लेकिन लेकिन जो अब इसमें संचित ऊर्जा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो संचित ऊर्जा होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, वो जितना हमने कार्य किया है उसके आपको नकारात्मक चिन्ह के साथ आएगी। तो इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, और वह होता है 1/r P माइनस आर पी। ओके, अब मान लेते हैं कि हमने हमने जो है इस सिस्टम में इस सिस्टम मतलब एक चार्ज Q1 था, और एक चार्ज Q1 था, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज Q2 इन्फिनिटी से लाया गया। तो जो उसमें निहित इस इन्फिनिटी से एक आर डिस्टेंस पर लाया गया, तो उसमें जो निहित वर्क डन होगा, वो जो निहित ऊर्जा होगी डेल्टा यू, वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, क्योंकि आर आर इन्फिनिटी पर 1/r इन्फिनिटी पर जीरो होगा, और जो एनर्जी होगी जीरो वर्क डन जीरो जीरो एनर्जी से लाकर हम उसको आर डिस्टेंस पर लेके आएंगे, तो जो हमने काम किया है वो उसमें एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये उतनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अब ये यहाँ पर एक चार्ज Q1 था, एक चार्ज Q2 था, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं ये डिस्क्रीट हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस आर है। तो जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है ये सिर्फ निर्भर कर रहा है चार्ज चार्ज के मान पे, और यह इनके डिस्टेंस के इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यह किसी और अन्य फैक्टर्स पर निर्भर नहीं कर रहा। तो हम इसकी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि अ, किसी एक सिस्टम में किसी एक सिस्टम में एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू
डी डी डिस्टेंस पर दिए हुए हैं और एक हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव क्यू चार्ज मूव कर रहा है उनके बीच से। तो अब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि एक चार्ज है जो एक चार्ज, दो चार्ज दिए हुए हैं माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू और माइनस क्यू, और उनके बीच से प्लस क्यू चार्ज d/2 डिस्टेंस पर जा रहा है, जो दोनों माइनस क्यू चार्जेस जो आवेश लिए हैं उनसे बराबर डिस्टेंस पर है। अब ये कह रहा है कि अब हमें ये बताना है कि इसकी एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा जब ये उनके बीच में रहेगा, मतलब d/2 डिस्टेंस पर रहेगा, और जब यह और आगे बढ़कर दोनों चार्जेस से डी डिस्टेंस पर हो जाएगा और एक इक्विलेटरल पोजीशन पर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से हमारे पास एक चार्ज माइनस क्यू है और एक दूसरा चार्ज माइनस क्यू है। इनके बीच में एक डिस्टेंस डी है और एक तीसरा चार्ज क्यू आवेश का इनके दोनों के बीच में है d/2 डिस्टेंस पर। तो और कुछ समय बाद यह चार्ज गति करते हुए एक डी डिस्टेंस पर पहुंच जाता है। तो हमें पता करना है कि जो इस स्थिति में इस इस स्थिति में स्थिति में और स्थिति दो में ऊर्जा एनर्जी परिवर्तन क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस स्थिति वन को देखते हैं। यहाँ पर एक चार्ज क्यू है। तो चार्ज क्यू पे जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, तो पहले तो हम दो चार्ज इस पूरे चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो पहले माइनस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो एनर्जी होती है वो होगी माइनस क्यू अपॉन द डिस्टेंस एंड द के वेक्टर। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से क्या होगा और इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से क्या होगा। तो इसको हम देखते हैं माइनस क्यू इंटू क्यू over d/2 into k, एंड अगेन यहाँ पर भी वही वही यहाँ पर भी है प्लस k माइनस क्यू इंटू क्यू ओवर d/2। तो इसको हम जोड़ते हैं कि आ जाता है k क्यू स्क्वायर ओवर डी, और यहाँ पर आ जाता है माइनस k क्यू स्क्वायर ओवर डी इंटू क्यू, एंड अगेन माइनस क्यू k क्यू स्क्वायर ओवर डी। इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है ये आ जाएगा -3k² डी। और स्थिति दो में क्या होगा, एनर्जी ये है पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द सिस्टम। इसको मान लेते हैं U1। और स्थिति दो में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द सिस्टम क्या होगी, तो यहाँ पर क्या है कि दो चार्जेस हैं माइनस क्यू और एक चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है अब डी हो गई है। तो पहले हम देखेंगे कि
पहले मानते हैं कि ये चार्ज है हमारे पास और इसकी वजह से और दूसरा चार्ज हम ये लेके आए। इन दोनों की वजह से एनर्जी जो स्टोर होगी वो होगी -2 होल स्क्वायर, और के के जहाँ पर के हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो के क्यू स्क्वायर ओवर द डिस्टेंस डी। उसके बाद फिर हम इस चार्ज की वजह से इस चार्ज को देखेंगे कि कितना एनर्जी स्टोर होती है। ये हो जाएगी -q² ओवर डी के क्यू स्क्वायर। और फिर देखेंगे इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर कितनी एनर्जी स्टोर है। ये भी -k² ओवर डी होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास जो U2 आ गया वो आ गया -k² ओवर डी। अब हम एनर्जी में चेंज देखेंगे U2 माइनस U1। तो हम देखते हैं -k² ओवर डी, और U1 हमारे पास -3 k² ओवर डी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो 3 k² ओवर डी और -k² ओवर डी। तो यहाँ पे U2 माइनस U1 हो गया, तो डेल्टा U जो हुआ परिवर्तन वो k² ओवर डी/2। और तो ये इतना हुआ। हम देखते हैं कि तो इंडीड यही इतना है। हम के की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² डी/3। फिर आ जाएगा आपका q² 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर जो है गिवन आंसर से मैच कर रहा है। तो अब क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी जो इंक्रीज होगी सिस्टम में, वो कितना परिवर्तन हुआ। क्योंकि अगर हम मान लें कि के ई 1 काइनेटिक एनर्जी अगर मान लें उसकी थी k1 और पोटेंशियल एनर्जी थी U1, तो आफ्टर सम टाइम बिकम्स k2 एंड U2। तो हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी k2 माइनस k1 होगी वो होगी k2 माइनस k1 होगी U1 माइनस U2। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी माइनस ऑफ डेल्टा U। और इसके हिसाब से ये हो जाएगा -k² 2 पाई टी, और ये हो जाएगा डेल्टा। एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ ऋणात्मक का। उसके बाद फिर हम अगले सवाल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नॉट, then we can I think move on to next question. So question number 3 is find the electrostatic energy of uniformly charged sphere. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो ये सिस्टम है इनमें जो चार्जेज हैं वो डिस्क्रीट है, मतलब पॉइंट चार्जेज हैं, और उनके बीच में एक स्पेस है जो खाली है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस पूरे स्फीयर पर। मान लो आपने क्यू आवेश चार्ज किया सिस्टम को, तो वो पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसके लिए एक डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में वो अपने आप को एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस तरह की सिचुएशन हो जाए जब जहाँ पर आपके चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब वितरण है वो सतत है, कंटिन्यूस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले स्फेयर है, इसकी रेडियस आर है, और हम कह रहे हैं कि इसको हमने एक क्यू आवेश दिया है, और हम इससे कह रहे हैं कि अब हमारे पास इस स्फेयर की वजह से, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी आवेश है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और बहुत पास पास में आवेश रखे हैं।
देन इफ ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे कि हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी एक स्फेरिकल सेल है जिसकी डिस्टेंस है स्मॉल है, और एक छोटा पी आर रेडियस का एक उसकी थिकनेस है स्फेरिकल सेल की। तो सबसे पहले हम ये हम मान लिए, लेकिन उससे पहले हम ये दिखाएंगे कि क्योंकि जो क्यू आवेश है वो इस पूरे वॉल्यूम, पूरे आयतन आयतन में एक समान रूप से वितरित है। तो इसका मतलब जो तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी क्यू ओवर 4 पाई क्यू ओवर द मतलब टोटल चार्ज ऑन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम होगी। तो ये इस आयतन की चार्ज मतलब इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो इसके वजह क्योंकि हमें पता नहीं क्यों चार्ज दिया है, तो हमें पूरा वॉल्यूम है उसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरे वॉल्यूम का पूरे वॉल्यूम को हम 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं। पहले बात पता चल रही थी हमारी चार्ज डेंसिटी जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये इतनी। दूसरी बात फिर हम क्या देखेंगे कि मान लो इसमें डी क्यू आवेश है इस स्फेरिकल सेल में, तो उसको मैं आपके लिए एक कलर से देता हूँ। और ये जो ये पूरा एरिया है स्मॉल आर रेडियस का, जो स्मॉल स्मॉल आर रेडियस का ये पूरा जो एरिया है इसमें मान लेते हैं चार्ज है स्मॉल पे। और इस वाले सेल में जो बाहर है इंटरफेस आर प्लस डी आर डिस्टेंस पर, इसमें मान लेते हैं कि चार्ज है डी के। तो सबसे पहले हम क्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता चल गया कि स्मॉल क्यू क्या होगा, तो होगा रो इंटू इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब, छोटी रेडियस वाले सर्कल स्क्वायर का। और उसके बाद डी आर डिस्टेंस वाले का क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके पास जो वॉल्यूम होगा होगा आपके पास ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर का सरफेस हो गई, सरफेस हो गई। और डी आर डिस्टेंस पर थिक ये मोटी है इतनी डी आर डिस्टेंस पे, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा इतना। ये तो ये क्यू हो गया और ये डी क्यू हो गया। डी क्यू इतना आ गया इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। नो, तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो, क्योंकि ये चार्ज है इसके वजह से ये है, मान लीजिए आपका Q1 और ये चार्ज है Q2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और द रेजिस्टेंस आर। यहाँ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यू है इतना होगी। तो हम यहाँ पर सब कुछ रख देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई स्क्वायर r⁵ एंड 4 स्क्वायर, राइट। 4 पाई स्क्वायर r⁵ एंड 4। अब हम देख रहे हैं कि हम मान लेते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं ए रेडियस तक। एक रेडियस ए है जो कि यहाँ तक है। रेडियस को भी हम अच्छे से दिखा देते हैं।
इस रेडियस को हम दिखा देते हैं, ये रेडियस ए। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे इसकी वजह से जो एनर्जी होगी, या फिर हम मान लेते हैं कि हम इसको पूरा आर तक ही इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि आर तक इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारा पूरा आर और प्रॉब्लम है। इसमें there are two steps. Value and after you step in it, you have to calculate the distance. Right. Okay. Previously, just previously we have seen this result, so we have to keep this in mind. That will be or you have the charge of square of radius r, we can see the 3 by 5 and then so for the first we will consider for the first time we will consider okay, what is the difference here? So earlier, let us see what is the difference. If I do this radius r, this square of radius r, it was separated by a distance of we are separated by a distance of y, the radius r. Earlier, let's compare it. The Q just fluctuating means and like two charges. We know that if it is two charges, the energy will be 1/4 by epsilon naught charges Q minus multiplied, and then the distance d, and it is nothing but idea. The total energy due to the interaction from Q square pi, या यूनिट हमें ये पता है, लेकिन अभी हमने देखा कि अगर एक स्फीयर है उस पर एक चार्ज q दिया हुआ है अपनी खुद की एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसी तरह से हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के साथ है, एक नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो हमें वो भी कैलकुलेट करना होगा। पहले स्फीयर के लिए epsilon naught plus q over the radius r and the factor 3 by 5. We have just seen the derivation of it, that we can write this one as 3 by 5 r. And similarly for the other sphere we have 3 by 5 4 by 3 and the charge it has been given as minus q, but again when we multiply the charge with itself it will become positive, so the utility will happen from 3 by 5 by 0 naught. So now we know that we have the interaction term, have the interaction term, second, okay, and we have second one, and then we have again third one. So जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होगी वो होगी पहले स्फीयर की वजह से, दूसरे स्फीयर की वजह से और इनका इंटरेक्ट। पहले स्फीयर की वजह से हमें पता चला ये जो एनर्जी होगी वो भी 3/5 मेरे 4 q स्क्वायर r, दूसरे स्फीयर की वजह से हमें पता चला कि 3/5 नॉट q स्क्वायर r, एंड हमें पता चला जो इंट्रैक्शन वो है ये हमारे पास है 1/4 q स्क्वायर
तो है फाइव बार, तो फाइव बार स्क्रीन हम प्रेस करने का है, फिर फाइव सिक्स सिक्स five views five and then yeah, but this system configuration in a field. I do plus two, they identify space and they get matches plus two or minus two. So five are different with they get image to interaction or give us the equal category because they get performance something in the the charge to step पर हम देख सकते हैं कि एक स्पेंट्रल सेल दी हुई है इसका इंटरसेप्टर स्पेस है और इसको एक पोटेंशियल आउटर रेडियस आउटर सरफेस पे पोटेंशियल दिया हुआ है अनक्लियर सरफेस पे ग्राउंड टू ग्राउंड किया था। हमें इससे ये पता चलता है कि अगर हमें अगर इस सरफेस में एक पोटेंशियल है तो एक चार्ज भी होगा सरफेस में जिसकी वजह से पोटेंशियल इसके लिए सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं जब यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है तो यहाँ पर एक चार्ज माइनस क्यू होगा क्योंकि हमने अगर इसको प्लस चार्ज क्यू दिया और ये स्क्वायर बन जाते हैं तो इधर भी एक चार्ज से आवेशित होगा से इंक्रीज किया जाएगा माइनस अब करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है होगा इनसाइड दिस आर इट्स greater than the और टोटल चार्ज है माइनस के एंड प्लस के का समेशन हम करेंगे तो ये जीरो होंगे और इसकी वजह से कोई भी गॉसियन सर्कल जो यहाँ पर बनाई जाएगी बाहर आर ग्रेटर देन जीरो होगा और जब आर लेस देन ए होगा तो भी गॉसियन सर्कल से कोई चार्ज निकल जाएगा आर लेस देन ए मतलब यहाँ पर ये भी जीरो होगा तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर इक्वल टू ए और आर इक्वल टू बी के बीच में और एकदम गॉसियन गॉस लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें गॉसियन सर्किट बनाना है जो आर रेडियस की होती है और वो ए और बी के बीच में उससे क्या होगा कि हम इसे देखेंगे कि अब हम ये देख सकते हैं कि जो ये गॉसियन सर्किट है यहाँ ये इतना चार्ज पॉइंट करती है ये चार्ज पॉइंट करती है माइनस इसके अंदर है इससे क्या होगा इस टाइम अगर गॉसियन सर्फेस में आर रेडियस की बनाएंगे तो उसका एरिया हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड ए है और इस सिमेट्री की वजह से तो ई हो जाएगा और तो ई गॉस लॉ होता है ई डॉट डी ए इक्वल टू ई आर ओवर एप्सिलॉन हमारे पास ये एरिया है कैलकुलेट करने पे फोर पाई आर स्क्वायर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और हमारे पास जो चार्ज इसमें पूरा इंक्लोज करके रखा है वो माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ऊपर गॉस लॉ से आ गया तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो हम ये भी जानते हैं कि हम उससे एक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं हम पोटेंशियल निकालना है उसके बाद लेके
सरफेस पर जो चार्ज की है हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। हम ई डॉट डी एल करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी माइनस क्यू ओवर फोर का एप्सिलॉन आर स्क्वायर थी। तो हमने जब माइनस की डॉट डी एल किया और इंटीग्रेट किया तो उससे बी में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और क्यू ओवर फोर का एप्सिलॉन आर स्क्वायर और डी एल जो डिस्टेंस होगी वो डी डी आर आर कैप वो सिर्फ रेडियली आउटवर्ड होगी। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमने पाया कि ये होगा माइनस क्यू ओवर फोर का एप्सिलॉन डी माइनस वन। तो क्योंकि हमें पहले से पता है, हमारे बाउंड्री कंडीशन से हमें पता है कि बाउंड्री कंडीशन है कि बी इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू जीरो, वी इज इक्वल टू बिकॉज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने पहले ही जो इनर सरफेस है उसको ड्राइंग कर रखा है, जो आउटर सरफेस है उसको पोटेंशियल वी पे कर सकते हैं। तो हम ये बी माइनस बी पे एग्जीक्यूट करते हैं जीरो कैलकुलेशन v is equal to q over 4 pi 1 epsilon 1 over 8 minus b। यहाँ पर आप देखें कि हमने साइन चेंज कर दिया रन लगेंगे। तो इससे अगर इसको हम और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो चार्ज है वो है बी फोर का ए बी एंड बी माइनस। ये चार्ज जो आप इसको देखो कि जो रेडियस है बी ग्रेटर देन ए है तो इसका मतलब ये चार्ज पॉजिटिव जैसा हमने पहले से सोचा था और इसकी वजह से ये पोटेंशियल आ रहा है। अब हमारा ये ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हम ये पता चलते हैं कि हमारे पास आगे से स्पेशल अपने आगे क्वेश्चन रुक जाने के इससे पहले हम चीजें देख लेते हैं जैसे कि पॉइजन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन। क्या पॉइजन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन सेम है क्योंकि पॉइजन लैप्लास इक्वेशन है वो पॉइजन इक्वेशन का एक स्पेशल केस है। इसका मतलब अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है लेकिन जो राइट हैंड साइड है डिफरेंट है। लैप्लास इक्वेशन है पॉइसन इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज या पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, ये दिया इससे हमें मिलता है, इससे हमें साइन पर हमें पॉइसन इक्वेशन उपयोग में लाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज नहीं दिया स्पेस में, कोई फ्री चार्ज नहीं है क्योंकि क्योंकि जो रो है वो फ्री चार्ज डेंसिटी है। तो अगर फ्री चार्ज नहीं दिया उस टाइम पर क्या होगा कि डेल्टा स्क्वायर रो जीरो हो जाएगा तो डेल्टा स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और वो अपने आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आप अंडरस्टैंडिंग के साथ मतलब इसको समझते हो कि कौन सा इक्वेशन क्या है लैप्लास इक्वेशन क्या है, हम आगे कुछ क्वेश्चन के आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें पता है कि द पोटेंशियल गिवन बिटवीन टू प्लेट्स इज लाइक दिस where cage x square y square z square then the space charge is v। इसको हम सॉल्व करने से पहले मैं आपको पॉइसन इक्वेशन के बारे में और कुछ बताना चाहता हूँ। चलिए चलिए सबसे पहले देखेंगे कि हम पॉइसन इक्वेशन आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये पता है कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन ये हमें पता है और ये डेल डॉट ई रो ओवर एप्सिलॉन होता है क्या। तो हमें ये भी पता है कि डेल डॉट ई टी टाउ इज नथिंग बट ई डॉट डी
क्लोज ये कहाँ से आया? ये गॉस थ्योरम से आया। और हमें ये पता है ये जो होता है फ्लक्स होता है। और फ्लक्स क्या होता है? ये होता है आपके पास कितनी फील्ड लाइन्स पास हो रहा है। और अभी हमें पता है कि डेल डॉट की ये रो है और टी टाउ वैसे ही लिखेंगे तो होता है ना फ्लो में। तो ये जब ओके इसका डायमेंशन मतलब ये वॉल्यूम चार्ज है और उसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन में। देखो ये इसका सेम है डेल्टा पी डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन माइनस। ये गॉस लॉ से आता है। गॉस लॉ से ये वाला इक्वेशन आता है इक्वेशन। ठीक है। और फिर जब ये गॉस लॉ से आता है तो इससे हम और आगे क्या कर सकते हैं बताओ कि गॉस लॉ देखते हैं डेल डॉट डी एप्सिलॉन। और इससे हमें ये पता चलता है कि अगर और हमें ये भी पता है E इज इक्वल टू तो हम क्या करेंगे हम इक्वेशन वन यूज करेंगे इक्वेशन टू यूज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे डेल डॉट सॉरी डेल पी। और ये हो जाएगा रो इधर एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर माइनस साइन। तो ये हो जाएगा डेल डॉट डेल कॉन्ट्रैक्टिंग एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये हो जाएगा डेल डॉट डेल स्क्वायर पी होगा क्योंकि हमें पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो डेल डेल फाइव होता है वो होता है डेल डेल ऐसे मिल जाती है ठीक है डेल डेल वाई बस ठीक है डेल से। अब हमें पता है कि अगर हम अब ये एक वेक्टर आते हैं वेक्टर क्वांटिटी अब अगर इसमें हम डाइवर्जेंस निकालेंगे क्या होगा डेल डॉट हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है आई डेल ए आई डेल वाई प्लस सी ए डेल जेड ए जेड। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ए है ये हो गया ए वन ये हो गया ए जेड वेक्टर एक्स वाई की फंक्शन है। तो यहाँ से हम डेल डॉट ए इज नथिंग बट आई डेल डेल आई के साथ डेल जी डेल डेल वाई के साथ ए डेल वाई वाई यहाँ से हमें डेल डॉट ए इक्वल टू आई डेल वाई वाई j del y by del is the last one a del square of ठीक है
लेकिन हमें पता ये थी कि जो ए है वो नथिंग है इंक्लूडिंग एक स्केलर पोटेंशियल जी फाइव ठीक फाइव जी जो हो जाएगा फाइव 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 जी फाइव वाई स्क्वायर फिर एल स्क्वायर फाइव यहाँ पर ये निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन को ना वापस आते हैं तो हमारा क्वेश्चन है given between two places given voltage Vf is nothing but k x square plus y square plus z square. Then the space charge rho xyz is written here, but we calculate so that it means in general the rho will be calculate करना है। अभी हमने देखा कि concentration जहाँ पे हमारे पास होता है टी स्क्वायर दो वन तो हम इस इक्वेशन को प्रकट कर सकते हैं क्योंकि मैं वी गिवन है मैं रोड निकालना है तो हम इस इक्वेशन को प्रयोग करेंगे हमें पता है कि वो होता है डेल स्क्वायर we have the dot product so all this will calculate this that means we have to calculate the x square k x square y square y square k x square y square z square और पर z square वो क्या यहाँ से हमें पता चलेगा कि दो बार हम स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हासिल डेरिवेटिव करते हैं तो ये तो टर्म जीरो हो जाएंगे ठीक है लेकिन इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये बचेगा ओके अगेन यहाँ से इस वाले में भी सेम होगा ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा तो वाई हो जाएगा बचिक जाएगा और जो देगा और केक पे में ठीक होगा और केक में जाएगा सेम होगा है हम देख रहे हैं रो इक्वल टू फिक्स डेट रो देखा कि हम कैसे फॉल्स इक्वेशन का उपयोग करके अगर हमारे पास एक पोटेंशियल गिवन तो हम और पीरियोडिकल डिस्टेंस गिवन है तो हम कैसे करके बहुत ही आसानी से अपनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन से जहाँ पर हमारे पास एक स्पेयर है आर रेडियस का और वो पोटेंशियल आई पे रखा हुआ है और बाद एक ट्रांसमिशन रेडियस की
जो कि जीरो पोटेंशियल कहते हैं कि पोटेंशियल वैल्यू पोटेंशियल एट द रेडियस आर स्टेट will be पता है तो हमें पता है कि सबसे पहले देखते हैं स्केल यहाँ पर हम स्फेरिकल सिमेट्री यूज करते हैं और सबसे पहले इसको स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला एम होना चाहिए कि हमें कैसे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में ये एक लाप्लास इक्वेशन है। इस क्वेश्चन में कोई चार्ज करना है चार्ज करने फोर्स फ्री है जीरो है तो क्वेश्चन में तो कोई चार्ज नहीं और हम पता है कि यहाँ पे बाउंड्री ये बाउंड्री है जो कि कनेक्टेड आर फाइव और एट टू आर फाइव बाउंड्री टू जी तो हमसे कहा जा रहा है कि हम एक ऐसे रेडियस इमीडिएट रेडियस आर आर रेडियस है तो से यहाँ तक की जो रेडियस है आर है लेकिन यहाँ से यहाँ तक के आर रेडियस की एक क्वेश्चन सर्किट बनते हैं और इसको पोटेंशियल कॉन्वर्टर टू आर तो हमें ये पता है इस स्पेस के अंदर तो सबसे पहले हम इसके लिए हमें सबसे पहले ओके हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो जब कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब होगा कि हम लाप्लास इक्वेशन यूज कर सकते हैं स्क्वायर भी इक्वल टू जी लेकिन डेल स्क्वायर जो भी है ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है क्या होता है उसे हमें पता रखना बहुत जरूरी है तो हम इसको देखते हैं और सबसे पहले स्पेरिकल कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं कि हमारा हमारा तो क्लासिक क्या होता है तो डेल स्क्वायर ऑफ नथिंग बट आर डेल ओवर डेल आर मल्टीप्लाइड विद आर स्क्वायर डेल वी ओवर डेल आर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल वी ओवर डेल थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर वी डेल डेल स्क्वायर लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पाई एंड थीटा कंपोनेंट जीरो क्योंकि ये रेडियली सिमेट्रिक है और ये पूरा ये पाई और थीटा में पूरी तरह से सिमेट्रिक है क्योंकि ये फिक्स्ड है तो हमारे पास सिर्फ एक पोटेंशियल आर पर डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म जीरो हो जाएंगे पोटेंशियल आर का फंक्शन डेल स्क्वायर भी फिर भी हमारे पास आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल बी ओवर डेल आर और फिर हम यहाँ से इसको हम सॉल्व और ये हमारे पास लाप्लासियन इक्वेशन की जीरो है तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल बी ओवर डेल आर जीरो हो जाएगा अब इसको एक अगर ओडी है उसको सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर डेल बी ओवर डेल आर ये कांस्टेंट आएगा इधर ए और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए ओवर आर स्क्वायर
और वापस सॉल्व करते हैं तो basically R equal to R और R प्लस अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया इस इक्वेशन तो अब हमारे पास पोटेंशियल है जो R को समझा है और ये वन लेकिन हमें पता था कि कौन सी कंडीशन है हमारी E इक्वल टू R पे 5 और P इक्वल टू 2R पर 0 हम कैलकुलेट करेंगे और हम P इक्वल टू R पे कैलकुलेट करेंगे तो R R P 5 R P 2 और फिर क्या करेंगे हम हमें और पता है कि V इक्वल टू 2R पर 12 जैसे हम वन से फिर यूज करेंगे और I इक्वल टू 2R फिक्स करेंगे P ये पोटेंशियल जीरो है जीरो इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिल गया यहाँ से हमें मिल गया कि क्या इक्वल टू 2R P अब हम इसको इक्वेशन टू में फिर से गुना करते हैं हमें पता है कि फाइव हमारे पास गिवन है फाइव फ्रॉम ए पे और फिर आर और बी है बी जो होगा होगा ए बट बी और फिर यहाँ से हम देखते हैं कि हो जाएगा माइनस ए ओवर फाइव वन ईयर क्योंकि है ए ओवर आर बी सारे इंस्टेंट वैल्यू है बी आर ए टू आर फाइव आर ए ओवर टू और ए जो भी है फाइव देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इधर आर इक्वल टू आर होगा और आर इक्वल टू क्यू आर होगा आर फाइव फाइव ये इंडियन कंडीशन है सेटिस्फाई कर कंडीशन और इससे इससे हमें पता चलता है कि जो पोटेंशियल होगा किसी आर इस समय पर ये क्यू आर तो इसको हम लैप्लास इक्वेशन की बात करते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेथड ऑफ इसके बारे में बताया मेथड ऑफ यहाँ पे प्रॉब्लम कंसीडर तो हमने चार्ज किया है क्यू और एक एक प्लेन दिया है और वहाँ पे हमें पता चल रहा है
प्लेन का जीरो प्लेन, और इस प्लेन से बी डिस्टेंस पे चार्ज भी दिया। अब आपसे अगर ये पूछा जाए आप इसके वजह से इस पूरा सिस्टम में इससे एक किसी भी डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल क्या है। तो अब इसको अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे तो हम समझ रहे कि हमारे पास चार्ज क्यों है कि सोर्स है हमारे पास। और अगर हम पोटेंशियल सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये भी पता है कि डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू चार्ज है क्यू, तो वजह से डेंसिटी होगी 4 पाई क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा टू डी डेल्टा क्यू थीटा ये डेंसिटी अपॉन स्क्वायर। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसको हम एक और तरह से देख सकते हैं इस प्रॉब्लम। और हाँ, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है तो हमें सेटिस्फाई करनी है। जब तक भी जीरो है सेटिस्फाई जीरो और और चार तो अगर और भी यहाँ पर तो डी डिस्ट्रीब्यूशन का तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल जीरो की तरफ जाना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और चार्ज इमेज चार्ज से सेम डिस्टेंस पर इस प्लेन से माइनस टी पर रख देंगे और चार्ज का जो मान होगा वो नकारात्मक मतलब निगेटिव होगा। तो इससे क्या होगा कि हम जब पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे जेड इक्वल टू जीरो पे, पहले आप सिंपली इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करिए। यहाँ से यहाँ पर किस पॉइंट पर नहीं, किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि अगर ये डिस्टेंस एक्स वाई और जेड डिस्टेंस पर है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड माइनस डी स्क्वायर इस चार्ज की वजह से डिस्टेंस है, और इस चार्ज की वजह से इसकी डिस्टेंस होगी जेड प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या इसका स्क्वायर। और हम इसकी वजह से पोटेंशियल लिख लेंगे वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस और माइनस क्यू ओवर नेगेटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस, ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल तो आ गया लेकिन हमें क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें प्लेन पे सेटिस्फाई कर रही है कि इसका पोटेंशियल जीरो है। तो हम देखते हैं अगर हम जेड इक्वल टू जीरो फिक्स करते हैं यहाँ पर इस पोटेंशियल इक्वेशन में तो हम देखते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है वो इंडी जीरो हो जाता है प्लेन पर। अगर हम और दूर जाते हैं far from the charge like z is equal to d, that means that x square y square and z square is very very greater than d, then what will happen is this term q over x square y square and z square minus q over x square y square and z minus sorry it's a typo, it's z plus d square। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म जो है वो जीरो आपस में, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब अब हमें क्या है कि हमने पोटेंशियल फाइंड आउट कर बिना कोई क्वेश्चन करके। और अभी क्या है कि पोटेंशियल है ये यूनिक, मतलब इसके अलावा कोई और सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो न्यूटन थ्योरम है वो गारंटी कर रही है कि इसके अलावा कोई और सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमने पोटेंशियल निकाला है मेथड ऑफ इमेजेस से वो पोटेंशियल एक मात्र ऐसा सोल्यूशन है जो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। तो इस पे आधारित हम कुछ सवाल देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें एक पॉइंट चार्ज क्यू है वो सिचुएटेड है एट अ डिस्टेंस जेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्प्रिंग ऑफ ए केएसआर, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास ये एक मेथड ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और इससे
जेड डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू दिया है, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है। तो हमें एक ऐसा चार्ज रखना होगा किसी ऐसी जगह पर जो कि इसके पोटेंशियल को जीरो मेंटेन करते रहे। लेकिन अब एक जो बहुत ही जरूरी बात है वो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये बात है कि ये चार्ज वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। माइनस क्यू चार्ज वास्तव में नहीं होता। ये इस चार्ज की वजह से जो कंडक्टिंग सरफेस है इस पर इंड्यूस होने वाले चार्ज की बात को बताता है। और जो ये सरफेस है इस पर चार्ज एक्चुअली इस चार्ज की वजह से अपोजिट अपोजिट यहाँ पर अपोजिट होता है चार्ज। तो चार्ज वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम कोई इमेजिनरी चार्ज बनाएंगे और इसी वजह से वो इमेजिनरी कहा जाता है, क्योंकि वो वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इमेजिनरी चार्ज हम बनाएंगे यहाँ पर और उसके बाद फिर हम देखते हैं, मान लेते हैं कि हम एक इमेजिनरी चार्ज बनाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, हमें पता था कि जो है वो जीरो होता है given, और जेड डिस्टेंस में जो चार्ज है क्यू, और जो स्फीयर की रेडियस आर, स्फीयर का हर एक पॉइंट जीरो पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट क्यू और यहाँ पर पास में एक पॉइंट पी कंसीडर करें तो दोनों जीरो पोटेंशियल पर होंगे। लेकिन अगर हमने एक इमेज चार्ज क्यू प्राइम स्फीयर के अंदर एक जगह पे ले लिया जो उसके सेंटर पे जेड प्राइम, तो जो पी पॉइंट की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, आर माइनस जेड। तब इतनी जो दूरी होगी यहाँ पर वो आर माइनस जेड होगी, आर माइनस जेड प्राइम होगी। ये पता है कि अगर हमें चार्ज की वैल्यू पता है, दूरी पता है, तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने हमने वही किया। हमने पॉइंट पी पर एक चार्ज था हमारे पास क्यू प्राइम का, आर माइनस जेड डिस्टेंस पर पी की दूरी थी, तो हमने इस कोऑर्डिनेट में इसका पोटेंशियल निकाल लिया। और उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चार्ज जेड डिस्टेंस की दूरी पर था सेंटर से, तो पी जो पॉइंट है उसकी दूरी हो जाएगी ये पूरी दूरी माइनस आर। तो जो दूसरा चार्ज था क्यू जो है वो जेड माइनस आर डिस्टेंस पर था पॉइंट से, इसकी वजह से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू प्राइम है वो क्यू से इस तरह से कुछ रिलेटेड होगा पॉइंट पी पर। लेकिन पॉइंट क्यू पर पॉइंट क्यू पर इनकी डिस्टेंस यहाँ पर इस पॉजिटिव इस क्यू प्राइम की डिस्टेंस हो जाएगी जेड प्राइम प्लस आर। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट किया हमने, और इस इमेज चार्ज क्यू की वजह और इस रियल चार्ज क्यू की वजह से भी डिस्टेंस होगी जेड प्लस कैपिटल आर होगी, तो उसकी वजह से भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमने ये देखा कि इस पर भी पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि ये पूरा स्फीयर का जो सरफेस है वही जीरो पोटेंशियल पर है। तो इससे हमें ये मिलता है कि जो क्यू प्राइम है वो माइनस क्यू ओवर जेड प्लस आर इन आर प्लस जी प्राइम है। तो ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि हमारा चार्ज जो इन इमेज चार्ज है उसके कितना मान होगा, तो होगा नेगेटिव होगा माइनस क्यू आर ओवर जेड। तो यहाँ पर तो हमने देखा इस मेथड ऑफ इमेजेस में कि जो चार्ज था वो तो पूरा सेम डिस्टेंस पे भी था, और क्या था, उसके अपोजिट था। मतलब सेम डिस्टेंस पर होने के अलावा जो मेथड ऑफ इमेजेस से में ये पता था हमें कि ये सेम डिस्टेंस पर है और जो चार्ज है क्यू और ये माइनस क्यू। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि मेथड ऑफ इमेजेस से ये भी पता चल रहा है हमें कि जरूरी नहीं है कि जो इंड्यूस चार्ज हो वो सेम क्वांटिटी का हो। मतलब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर और जेड के रेशियो का
क्यू के साथ मल्टीप्लाई है, उसके रेशियो पर निर्भर कर रहा है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका ये स्फेयर है, इससे जेड डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू है, तो मेथड ऑफ इमेजेस से हमें ये भी पता चल रहा है कि जरूरी नहीं कि इस स्फेयर के माइनस जेड डिस्टेंस पर एक चार्ज माइनस क्यू रखा हो। ऐसा भी नहीं, यहाँ पर एक चार्ज रखकर हमने ये पता लगा लिया। ये जो कंडीशन है ये भी सेटिस्फाइड है, मतलब जो सरफेस पर चार्ज है वो जीरो है, और हमारा जो इमेजेस चार्ज है वो माइनस क्यू और ओवर जेड। अब इसकी वजह से हम अ, क्या करेंगे, हम इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। अच्छा, तो हमने चार्ज निकाल लिया, अब हम इससे पोटेंशियल निकालते हैं, और हम फिर बाद में दावा करेंगे यूनिट थ्योरम यूज करके। यही जो पोटेंशियल हमने निकाला है ये यूनिट पोटेंशियल है।
हाँ, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और हमें पोटेंशियल निकालना है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे पोटेंशियल निकाल पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी एक जर्नल आर डिस्टेंस क्या होगा। तो हमारी एक पॉइंट आर लेंगे हम स्पेस और देखेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले इमेज चार्ज जो क्यू प्राइम था और जो रियल चार्ज क्यू था उससे उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा। और मान लीजिए हमारे पास एक तो हमारा पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उससे पहले हम इसको निकालें तो हम लोग इस पे फिर बना लेते हैं। क्यू चार्ज है वो ऐसे है, यहाँ पर ये और एंगल अगर थीटा है, यहाँ पर एक फिजिकल चार्ज है क्यू प्राइम। तो इन दोनों की वजह से की डिस्टेंस अगर ये टी वन है और ये डी टी है, तो यहाँ पर ऐसे होगा। तो हम डी टी निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये होगी आर साइन थीटा और ये कितनी डिस्टेंस की होगी आर कॉस थीटा। और चूंकि हमें ये डिस्टेंस पता है ये जेड है, तो ये इतनी डिस्टेंस होगी जेड माइनस आर, और ये 90 डिग्री है तो ये वाला आर साइन थीटा और ये टी टू है तो आर स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टी टू स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर थीटा। इन दोनों का ई जेड आर थीटा टी टू टी टू मिल जाएगा जेड स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर थीटा जेड आर। और सिमिलरली हमारे पास टी वन भी इसी तरह से मिल जाएगा। तो टी वन में हम देख सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो डिस्टेंस है कि अगर ये यहाँ पर है तो हो जाएगा आर कॉस थीटा जेड प्राइम और अगर इसकी डिस्टेंस टी वन है तो टी वन जो होगा वो होगा ये डिस्टेंस और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा। और क्योंकि ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा डी वन के, इसके अंदर रूप में ये हो जाएगा ये डिस्टेंस 90 डिग्री है, ये वाली डिस्टेंस आगे देखो कि ये भी सेम क्रॉसिंग है। जब साइन स्क्वायर तो हमें पता है कि हमें अब क्या करना है, हमें सबसे इन दोनों डिस्टेंस हमें पता चल गई, हमें फिर पोटेंशियल निकालना है। तो ये दोनों अगर डी वन ए एंड q over to d d2 and then q diameter d
charges are different. So this is true, but this is minus of this. That's why minus is here. And this is minus 3 of r. R is a z. Now let's put back the z prime also. That we will get by solving this. Nothing but r square over z. So let's put that. So we will end up with that from now. We will get r square get r from this. Now what we will have here, we will get r with z. Z prime we put the value. So it will be r to the power of 4 over z square. And then we will have nothing but r square from z prime, right? It is a prime. So it will be r square equals capital G as theta. Now to simplify this, what we have done is this. It is r square to z r of theta. Then we have this r over z raised from here. So we can bring it to the denominator. We will be like this. And it will be like r square. Okay. Once you we bring it to the denominator, what will happen? It's that it is being divided right. So it will flip the sign. Means, not the sign, but we will write it like this: z square over r square into r root of 4 over z square plus r square into z square over r square minus 2r square over z into z square over r square cos theta. Now what you will have is this 1 over 4 pi epsilon naught q over z square plus r square minus 2z r cos theta minus you can cancel this one with this one and it will be r square. Then here r square will cancel out this and z square will cancel this and okay you have the additional r right that was multiplied here. But I forgot right like this cancel out with this one and then this one. So you will have nothing but the same thing. 2z square r square minus 2z r cos theta. So what we have is that like they both the term are same. So the surface at the surface the potential is zero as expected. Now the potential at any other point will be we are will be the general potential in the and uh, system will be like this. And that is plus r square minus 2 r on the surface was on the surface now we like each other square plus r square sorry small r square but it's the distance that that will be given by the thermal distance correct question current
It ground cleans it. Ground cleans it. 0.5, 1.5 meters distance. It's done. That also uh, question. When it comes to 0.5 meters charge fee, for the 0.5 current charge. It is a butterfly grounded to expect for essentially zero. इसका मतलब हम इसको निकाला स्पीड और ताकि दस आने से सॉल्व करके रखा है चार्ज और इसका यूनिट चार्ज है मैंने स्पीड क्योंकि का यूनिट चार्ज है क्योंकि ये डिस्टेंस होती है 0.5 ये डिस्टेंस 0.5 यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 0.5 not 1.2 but actually 2 it's yes and the distance and as we are we have to calculate the force acting on this one. So due to let's calculate first due to this so this will be the force so, so that we our Q into 2 square over the point 5 right point 5 so this one then we go to then we go to okay not the distance sorry the distance is 1.5 but the total distance from here to so it will be around I think it will be around and again this we have calculated now what about this to this the direction will be like this so we will sum the will be like q square and the distance is again 1 square and from here to here the direction will be like this so we will sum the it will be like 2q 3 over 2 square so here we get plus here can be 4 5 10 3 square is equal to 4 plus this 2 and then we have like 6 cube square cube square 2 and 4 5 from 1 cube square 7 cube square 2 and the direction will be so it is the force was the take able to ये होगा अब हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 10 है कि check whether the potential that will form given वो जो पोटेंशियल का फॉर्म है जो है फिर log of rho plus b cylindrical quadratic the solution of Laplace equation Laplace equation हमें पता है वो है del square v equal to 0 हमें क्या करना है हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हम इस पोटेंशियल को लें और इससे del square v कैलकुलेट करें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में तो क्या जीरो आएगा हम पहले देख लेते हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में Laplace निकाल कैसे लिखना है del square v is equal to 1 over rho del over rho rho del v del rho
plus 1 over rho square del square Q over del pi square and del square U over del Z square. तो ये इसका वैल्यू होती है। तो प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर। डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर जीरो। तो हमारे पास जो पोटेंशियल हो फील्ड ऑफ रो टाइप का है। तो इसमें पाई डिपेंडेंस नहीं है, इसको हम वन से जीरो कर सकते हैं, जेड डिपेंडेंस नहीं है, इसको हम जीरो कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि वन ओवर रो डेल स्क्वायर ओवर डेल जो रो डेल वी डेल जो इक्वल टू जीरो और not। हम साइन की तरफ से देख सकते हैं कि ये वन ओवर रो इंटरप्रिटेशन है डेल ओवर डेल को यही बहुत डेल ऑफ कांस्टेंट एंड दे आर कांस्टेंट ऐसे देख लेंगे। पहले हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जितना डेरिवेटिव तो अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो is equal like this, and then you have to find this the derivative number because ये cancel हो जाएगा और a एक constant है इसका derivative जीरो ये जीरो है। तो ये जो पोटेंशियल की क्लासिफिकेशन का सही है और a भी यहाँ पे constant तो वेरीफाई किया। तो इस बीच हमने Laplace equation, Maxwell equation और मेथड ऑफ इमेजेस के बारे में देखा और इसके साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और इसके इसके डिफरेंट टाइप जैसे कि डिस्क्रीट चार्ज की वजह से और चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है इसके बारे में देखा और इसके साथ में इसके ये हम इक्वेशन हम रोज शनिवार 5 से 7 तक करेंगे शाम को 5 से 7 तक और मैं इस यूट्यूब इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को जहाँ पर आप बाद में देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं इसको इसकी एक पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और इसके लिए मैं इस सेशन के लिए मैं जैसे मैंने इस पर बोला आपको डिटेल